एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। और किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम। एटम किससे मिलकर बना होगा? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये डाल्टन्स ने केवल इतना बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो एटम है। लेकिन आगे एटम को 3 सब पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके क्या बनता है? एटम। और एटम एटम से मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। तो डाल्टन्स ने केवल इतना बताया था कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन आगे चल के एटम्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसमें जो पहला है, नेक्स्ट और एक पॉइंट है कि उस समय लोगों को यह भी मालूम चल गया था कि एटम जो है न्यूट्रल है। एटम जो है न्यूट्रल है। ठीक है, तो 3-4 इंट्रोडक्शन में याद रखना है। पहला पॉइंट ये कि मॉलिक्यूल्स जो है एटम से मिलकर बने रहते हैं और एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना डाल्टन्स का था। डाल्टन्स ने बोला था कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है और एटम ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम ही रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट कर। 2-3 पॉइंट लिख लो, फिर आगे एक्सपेरिमेंट मत लिखना, अभी 2-3 पॉइंट राइट डाउन करो। पहला पॉइंट लिखना, molecules are formed by atom. 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 A smallest unit of matter is atom. According to Daltons, atom cannot be further divide। और इसके अकॉर्डिंग, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था उस समय वो एटम मानता था। यानी एटम विल टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कब? जब डाल्टन्स ने ऐसा माना तब, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं आया था। एटम विल take participate in the chemical reaction। और इसी के बेसिस पे, स्काइट्रोमेट्री पे, लॉ ऑफ मास एक्शन उसने बताया था। डाल्टन्स लॉ का लॉ ऑफ मास एक्शन है। एक आएगा मूल कंसेप्ट में, तुम पढ़े भी होगे। कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मास क्या होता है? कंजर्व होता है। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था डाल्टन्स ने, वो इसी के बेसिस पे दिया था। उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया था उसने, किसी ने। तो लॉ ऑफ मास एक्शन या मास ऑफ कंजर्वेशन इन रिएक्शन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इन केमिकल रिएक्शन is based on atomic concept। यानी उस समय ये सब नॉलेज नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहा है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, एटम के मास को बस ये बता दिया है कि एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका मास कंजर्व रहता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मास इक्वल रहता है। इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सब किसका सोच था? डाल्टन्स का।
ये डाल्टन्स ऐसा सोचता था। तो मॉलिक्यूल्स जो है एटम से बना हुआ है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ इट कैन, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और एटम ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो है डाल्टन्स ने दिया हुआ है, वो इसी के बेस पे है। लेकिन आगे चल के क्या हुआ एटम्स को, तो लिख लेना। अब नेक्स्ट हम स्टेटमेंट लिखना, एटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइड इनटू, atoms can be further divided into three particles. Atoms can be further divided into three particles. Atoms can be further divided into three particles, that is electron, proton and neutron. That is electron, proton and neutron. समझ में आ गया? एक क्वेश्चन लिखना, write the name of subatomic particles. Write the name of subatomic particles. Write the name of subatomic particles. Write the name of subatomic particles in isotopes of hydrogen. In isotopes of hydrogen. In isotopes of hydrogen. हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन का मास 1, 1, 1 और 2, 1 और 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मालूम है ना? अब इसका इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? प्रोटॉन निकाल लेते हैं। प्रोटॉन कितना है इसका? इलेक्ट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन कितना है? इसमें प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 1 है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन में यानी प्रोटियम में पूछेगा कि किस आइसोटॉप्स में, हाइड्रोजन के किस आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल मिसिंग होता है? प्रोटियम में। इसमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल मिस होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के प्रोटियम ऐसा आइसोटॉप्स है जिसमें एक सब एटॉमिक क्या होता है? मिसिंग होता है। लिख लिए ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एटम्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। उस समय लोग जानते थे कि एटम्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एटम्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है? तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, समझ में आ गया ना? अब हम यहां से पढ़ेंगे डिस्कवरी, इंट्रोडक्शन इतना हो गया। अब यहां से हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखवाते भी चल रहा हूं, नहीं तो तुम लोग पता है लिखोगे नहीं लिखोगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डैश करके लिखना कैथोड रे। डैश करके लिख देना कैथोड रे। कैथोड रे।
अब ध्यान से सुनना, पहले इस जितना भी चीजें बताऊंगा वो लिख के दिया, पीडीएफ में दिया हूं, वैसे नोट डाउन कर लेना। हम इसको 3 पार्ट में बता रहे हैं आपको। 3 पार्ट में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट में ग्लास ट्यूब लिया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, 2 रॉड लगाया जाता है। ये एक रॉड होगा कैथोड और एक होगा एनोड। तो इसको, ये जो हमने एनोड मान लिया इसको एनोड, और इस एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। इसलिए इस पे चार्ज क्या होगा, प्लस, और इस कैथोड को बैटरी के निगेटिव चार्ज के साथ ऐड कर दिया जाता है। तो इस पे चार्ज क्या होगा, निगेटिव। दिस वन इज कैथोड एंड दिस वन इज एनोड। अब इसको यहां से हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज बोले तो अप्रोक्स 10,000 यहां से वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। और पहला क्वेश्चन ये है कि इतना हाई वोल्टेज क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका रीजन ये है कि हम अगर वायर में करंट फ्लो करवाना चाहें तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम सॉल्यूशन में करंट फ्लो करवाना चाहें तो आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आयंस कैरी करते हैं, यहां से यहां सर्किट को क्लोज करते हैं। और यहां पर कैथोड यहां है, एनोड यहां है, और हम यहां पे वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। यहां से यहां तक सर्किट क्लोज ही नहीं हुआ है। यहां से यहां तक का सर्किट क्लोज ही नहीं हुआ, ना तो वायर है ना तो सॉल्यूशन है। यहां से यहां तक केवल यहां पर बहुत लो प्रेशर पे गैस लिया जाता है। कोई सा भी गैस ले सकते हैं, हाइड्रोजन ही ले लो। बहुत लो प्रेशर पे गैस लिया जाता है। 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी यहां पर इसका प्रेशर होता है, बहुत ही लो प्रेशर होता है। और पहले इसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता है यहां पे, और वैक्यूम ट्यूब से सारा जो एयर है वो बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी कोई भी गैस को इसके अंदर भर दिया जाता है। तो इसके अंदर गैस भी है, गैस का ये प्रेशर है, और ये वैक्यूम ट्यूब है। इससे पहले क्या किया जाता है कि पूरे इसके अंदर जितने भी एयर वगैरह है सब बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद गैस को इतने प्रेशर पे इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हाई वोल्टेज यहां से प्रोवाइड किया गया, लेकिन सर्किट क्लोज करेगा कौन। तो इसीलिए यहां पर, अब मान लो ऐसा उस समय फिजिक्स में चल रहा था कि सर्किट क्लोज करना है तो यहां पर लो वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा था, तो सर्किट क्लोज हो ही नहीं पा रहा था। लो वोल्टेज अगर प्रोवाइड कर रहे थे इनके और इसके बीच में, सर्किट क्लोज हो ही नहीं पा रहा था। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया गया, और एक साइंटिस्ट का नाम है क्रूक्स, उसने ही एक्सपेरिमेंट ये सेटअप किया है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में 3 साइंटिस्ट आते हैं, एक स्टोनी आता है, एक क्रूक्स आता है, और एक जे थॉमसन आता है। लेकिन हमें माना जाता है कि जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है। अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन्स का सर्च किसने किया तो हम बोलते हैं जे थॉमसन ने, लेकिन सेटअप बनाया था क्रूक्स ने। और इलेक्ट्रॉन्स, उस पार्टिकल्स का नाम रखा था स्टोनी ने। और जो इस पार्ट में पढ़ेंगे, यानी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देखेंगे, इसलिए 3 पार्ट में पढ़ा रहे हैं। वो पार्ट जिसमें एक सेटअप बनाया गया, ये सेटअप क्रूक्स के द्वारा बनाया गया था। अब इस सेटअप में क्या ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम पढ़ेंगे, और उसका क्या कंक्लूजन लिया गया वो पढ़ेंगे। तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन थॉमसन का लिया गया है, और नाम जो दिया गया उस पार्टिकल्स का वो स्टोनी का दिया गया है। तो इसीलिए जे थॉमसन को माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का उसने सर्च किया है। तो इसीलिए हम 3 पार्ट में आपको पढ़ा रहे हैं। पहला जो पार्ट है, हम एक एक्सपेरिमेंट सेटअप बना रहे हैं, ठीक है, ताकि इसमें क्या क्या हुआ है, और ये सेटअप क्रूक्स के द्वारा बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड भी है। अब इसके अंदर करंट फ्लो हो नहीं रहा था, इसीलिए हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया। और जैसे हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया, जो ये गैस मॉलिक्यूल से वो आयनाइज हुए। उस समय तो लोगों को मालूम था ना कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है।
तो जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड हुआ तो ये गैस जो है, मान लो हाइड्रोजन गैस ही भरा गया, तो ये गैस क्या हुआ होगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा। अब अभी हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इसके अंदर जब ये गैस हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा, और इलेक्ट्रॉन्स ही इनके बीच में करंट को क्या कर रहा होगा, सप्लाई कर रहा होगा। करंट ये इलेक्ट्रॉन्स ही सप्लाई कर रहा होगा, यानी ये गैस आयनाइज हो गया होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होगा कैथोड और एनोड के बीच के सर्किट को क्लोज करने के लिए। तो कोई अगर पूछता है कि हाई वोल्टेज क्यों लिया गया, तो उसका रीजन ये बोलेंगे कि कैथोड और एनोड के बीच के सर्किट को क्लोज करने के लिए, क्योंकि यहाँ सर्किट को क्लोज करने के लिए कोई मीडियम नहीं है, ना तो वायर है ना तो सॉल्यूशन है, एयर है। एयर में थोड़े ना करंट पास होता है, एयर में करंट पास होता है क्या, लेकिन एयर में करंट पास होगा। अब ऐसे मान लो वायर है ये बाहर, इसमें करंट जा रहा है, तो उसके थ्रू तब तो एयर में हमारे पास भी करंट आ जाना चाहिए था, लेकिन एयर में करंट पास होगा कब, जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा। वो क्या करेगा, उस गैस को आयनाइज कर देगा, और आयनाइज करने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। तो इसलिए तो बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी दिया जाता है, वो एनर्जी या तो हीटिंग के तौर पे हो सकता है, या तो करंट के तौर पे हो सकता है। या तो हम इलेक्ट्रिसिटी दे के उसको बाहर निकाल सकते हैं, या तो करंट दे के बाहर निकाल सकते हैं, या सनलाइट दे के बाहर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए एनर्जी का नाम लिया जाता है। और एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, सनलाइट के फॉर्म में हो सकता है। जो सोलर पैनल है वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने का ही काम करता हो, तो वो भी एक तरह का आयनाइज ही करवा रहा है, लेकिन वो जो है वो सनलाइट के एनर्जी के प्रेजेंस में हो रहा है। हीट करके भी हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, करंट दे को भी हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। यानी इसीलिए बोला जाता है कि आयनेशन एनर्जी में जो एनर्जी हम देते हैं, अब एनर्जी देने का मतलब अलग अलग टर्म हो सकता है, करंट हो सकता है, हीट हो सकता है, सनलाइट हो सकता है। तो यहां पर जैसे अगर लो वोल्टेज प्रोवाइड कर किया जा रहा था तो सर्किट क्लोज हो ही नहीं पा रहा था। यहां करंट पास होने का मतलब जब वायर, मान लो हमने यहाँ पर बैटरी क्लोज किया और मान लो टॉर्च ही लिए, और टॉर्च के बैटरी में उसका सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट ओपन है, तो क्या टॉर्च जलेगा क्या, नहीं जलेगा। यहाँ सर्किट ओपन है, अब यहां से यहां तक सर्किट बनाया और इसके बीच में कुछ है भी नहीं, तो क्या ये सर्किट वोल्टेज देने जाएगा तो कोई आप कुछ होगा क्या, नहीं होगा। ना तो सॉल्यूशन है ना तो इसमें वायर है कि इसके थ्रू यहां से यहां करंट पास हो। अच्छा, ये चीज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि यहाँ से एनोड लगा हुआ, यहाँ कैथोड लगा हुआ है, यहाँ हमने वायर लगा दिया, इसमें करंट पास हो रहा है। अभी तक इसमें करंट पास नहीं होगा जब तक हम सॉल्यूशन में इसको डिप ना करें। अब सॉल्यूशन में डिप करते ही करंट सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो यहाँ आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ पर सर्किट क्लोज है तो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ कौन सर्किट को क्लोज करेगा, तो लो वोल्टेज पे ये गैस आयनाइज नहीं हो पा रहा था, इसीलिए सर्किट क्लोज नहीं हो पा रहा था। वोल्टेज को बढ़ाया गया और बढ़ाया गया, तब देखा गया कि इसके अंदर जो एटम है वो क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और वो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां तक किधर भाग रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ भाग रहा होगा, क्योंकि इस पे चार्ज माइनस है, और ये किधर भाग रहा होगा, एनोड की तरफ, प्लस की तरफ भाग रहा होगा। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन्स माइनस है, मतलब निकल रहा होगा यहां से, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां भाग रहा होगा, कैथोड एनोड की तरफ, क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि हाई वोल्टेज क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो सर्किट को क्लोज करने के लिए, सिंपल सा, क्योंकि एयर में करंट पास नहीं होता है। ये यहां से यहां तक एयर ही है जो बिल्कुल मतलब गैस है, जो बिल्कुल सर्किट क्लोज करने के लिए हाई वोल्टेज करके ये आयनाइज कर देता है, और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सर्किट को क्लोज करने का काम करता है। अब यहां से सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब जैसे ही क्लोज हुआ तो ये सेटअप सब बनाया हुआ था किसका, क्रूक्स का। तो ये सेटअप उसने बनाया, और यहां पर क्या किया उसने, एक जेडनेस का एक लेयर बनाया जिसको ग्लो करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो कभी कभी पूछेगा कि जेडनेस का यूज क्यों किया जाता है, या अवस्थी लगाओगे तो क्वेश्चन आएगा कि जेडनेस का यूज क्यों किया जाता है, तो फ्लोरेसेंस में उसको ग्लो करवाने के लिए। तो यहां पर ग्रीन कलर यहां पर हमें दिखता है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन बाद में देखेंगे।
तो ये सेटअप क्रूक्स का बनाया हुआ, ये क्लियर हो गया। एक उसने ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब के अंदर कैथोड और एनोड लगाया, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, इस पे चार्ज नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट किया, सर्किट को क्लोज करने के लिए हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि उसको अब यहां से यहां तक जैसे हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, ये गैस आयनाइज हो गया होगा। अब ये आयनाइज हो गया होगा तो ये सर्किट को क्लोज कर दिया होगा। ये इतना चीजें हुआ क्रूक्स के द्वारा। अब इसमें अब आएगा ऑब्जर्वेशन, क्या क्या हमें देखने को मिला, यानी इतना सेटअप बनाया गया। अब हम सेकेंड में पढ़ेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिया, और ऑब्जर्वेशन देखने के बाद हम फिर कंक्लूजन निकालेंगे। तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन जो निकाला गया केवल सेटअप बना देने से थोड़े ना होगा, उसका ऑब्जर्वेशन जो जे थॉमसन ने निकाला है। तो उसने क्या देखा कि यहां पर एक लाइट निकल रहा है, यहां पर एक रेडिएशन निकल रहा है। वो रेडिएशन दिख नहीं रहा था, बस यहां ग्लो करते हुए दिख रहा था, यानी वो रेडिएशन इनविजिबल था। तो रेडिएशन, कल मैंने इस बात को डिस्कशन किया था, हर रेडिएशन में चाहे अल्फा रे हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे सनलाइट हो, हर रेडिएशन में क्या होता है, एक ना एक पार्टिकल्स होता है। सारे रेडिएशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और वेव नेचर भी होता है। तो याद रखना, रेडिएशन में दो कैरेक्टर हमेशा रहता है, वो वेव के फॉर्म में चलता है और उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स होता है। बिना पार्टिकल्स का, अब ये जो होता है, आगे इसको बात करेंगे, अलग अलग टाइप के रेडिएशन भी होते हैं। कुछ रेडिएशन को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है, अब सनलाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, वैसे ही ट्रेवल करता है। तो ये आगे फिजिक्स में भी आएगा। तो ये ध्यान में रखना कि जितने भी हम रेडिएशन बोले तो लाइट, अगर नॉर्मल वे में बोले तो लाइट है। तो हर लाइट के अंदर पार्टिकल्स है, चाहे एक्स रे हो, चाहे अल्फा रे हो, बीटा रे हो, गामा रे हो, रेडियो वेव हो, टेलीविजन वेव हो, चाहे माइक्रोवेव हो, कोई भी रेडिएशन हो, उसके अंदर पार्टिकल्स होता है। तो इस सेटअप को बनाने के बाद जे थॉमसन ने ऑब्जर्वेशन लिखा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या लिखा, फिर कंक्लूजन निकालेगा। यहां पर एक लाइट ग्लो हो रहा था, दिख नहीं रहा था, यानी इनविजिबल लाइट था वो। तो यहां से वो निकल रहा था और इधर वो ग्लो हो रहा था। तो उसने बोला कि इस लाइट को पहले उसने नाम दिया, और इस लाइट को उसने नाम दिया कैथोड रे। उस रे को उसने नाम दिया कैथोड रे। क्यों नाम दे दिया इसने, क्योंकि वो रे कहां से निकल रहा था, कैथोड से निकल रहा था और इधर ग्लो हो रहा था। तो ये ऑब्जर्वेशन में उसको एक कैथोड रे मिला। अब इस कैथोड रे का अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उसने चेक करने लग गया। अब इसके अंदर एक लाइट पैडल को रखा। तो लाइट पैडल को जब रखा उसने, तो ये ऑब्जर्व किया, लिखना नहीं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, वो सब लिख के दिया हूं मैं। लाइट पैडल को जब उसने रखा तो ये देखा कि लाइट पैडल जो है रोटेट होने लग गया। लाइट पैडल जो है वो रोटेट होने लग गया। इसका मतलब वो कंक्लूजन निकालेगा बाद में, कंक्लूजन हम यहां देखेंगे। तो कहने का मतलब है ये पैडल जो है क्या होने लग गया, रोटेट होने लग गया। इसका कंक्लूजन क्या निकाला होगा, ये जो लाइट है इससे टकराया होगा, कोलिजन हुआ होगा, और कोलिजन के अंदर इसके अंदर मतलब पार्टिकल्स होगा, और ये पार्टिकल जब इससे कोलाइड हुआ होगा, जैसे एयर है, तो एयर क्या है, एयर कोई चीज रोटेट कर देता है। तो क्यों रोटेट कर रहा है उसको, क्योंकि वो उससे रोटेट हो रहा होगा, उससे कोलाइड हो रहा होगा, कोलिजन के बाद वो रोटेशन आ रहा होगा उसके अंदर। तो ये भी इसके अंदर रोटेशन हो रहा होगा। तो पैडल को रोटेट करने का मतलब इसमें कंक्लूजन ये निकाला कि इसके अंदर पार्टिकल्स है, और उस पार्टिकल्स का मास है, मतलब भले ही मास नेग्लिजिबल है, लेकिन उस मास उसके अंदर है। तो इसका मतलब उसके अंदर ये पता कर लिया कि इसके अंदर पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स के अंदर मास है, यानी हम कंक्लूजन भी लिखते चल रहे हैं। तो पैडल को जब रखा इसने, तो पैडल रोटेट होने लग गया। तो उसने ये ऑब्जर्वेशन देखा और उसका कंक्लूजन निकाला कि इस कैथोड रे में हो ना हो कोई एक पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल जो है वो उसके अंदर मास है, तभी वो रोटेट करवा रहा है। फिर उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा और मैग्नेटिक फील्ड रखा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखा, तो उसने देखा कि जो पॉजिटिव है उसके तरफ ये डेविएशन होने लग गया है।
यानी जो भी लाइट है वो किधर डेविएट होने लग गया है, पॉजिटिव की तरफ। तब उसने जब डेविएशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब उसने लगाया तो उसने देखा कि पॉजिटिव की तरफ कैथोड रे क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। इससे वो कंक्लूजन क्या निकालेगा, इसके मतलब वो कंक्लूजन ये निकालेगा जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स पे चार्ज क्या होगा, पार्टिकल्स पे चार्ज नेगेटिव होगा, चार्ज नेगेटिव होगा। यानी कैथोड रे के अंदर एक पार्टिकल्स है और वो पार्टिकल्स कहां से आया होगा, कहां से आया होगा वो पार्टिकल्स, एटम आयनाइज हुआ होगा, एटम टूटा होगा तभी ना वो पार्टिकल्स आया। ये रे निकलने का रीजन क्या है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ही यहां से यहां जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स ही यहां से यहां सर्किट को क्लोज कर रहा है ना। यानी कुल मिला के ये हुआ होगा, मान लो हाइड्रोजन लिया हमने, करंट गया होगा 10,000 वोल्ट, तो ये आयनाइज हो गया होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, लोगों को मालूम नहीं था कि इलेक्ट्रॉन भी है इसके अंदर। तो एटम है ये, दिस वन इज एटम। अब एटम के अंदर कोई पार्टिकल्स था नहीं, डाल्टन ने ऐसा बोल दिया था, लेकिन ये जैसे करंट 10,000 वोल्ट पास करवाया गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया और ये आयनाइज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है वही सर्किट को क्लोज करवाने लग गया और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होने लग गया, एनोड की तरफ। और यही मूवमेंट के वजह से, इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से लाइट निकला, रेडिएशन निकला। यानी रेडिएशन निकालने का रीजन यही है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, जो कोई भी पार्टिकल्स के अंदर अगर स्पीड है उसके अंदर, तो रेडिएशन उसके अंदर लाइट इमिट होगा, ये बात ध्यान में रखना। तो उल्टा भी बोल सकते हो कि पार्टिकल्स को अगर वेलोसिटी दिया जाता है तो लाइट इमिट करता है, या उल्टा बोलो कि अगर लाइट इमिट किया है तो उसके अंदर पार्टिकल्स है, लाइट इमिट किया होगा तो उसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स है। तो ये जो एटम है वो आयनाइज हो गया होगा और इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किया होगा और मूव करने की वजह से लाइट निकला होगा और लाइट इधर ग्लो करते हुए दिख रहा था। समझ में आया क्या? तो यही जो लाइट है इसी को बोल दिया गया कैथोड रे बोल दिया गया, उसी रेडिएशन का नाम दे दिया गया कैथोड रे। और कैथोड रे जनरेट कहां से हो रहा है, कैथोड एनोड, कैथोड इलेक्ट्रोड से, रोड से, यहां से जनरेट हो रहा है। समझ में आया क्या? और कैथोड रे के अंदर ये देखा गया कि पैडल को रोटेट कर रहा है, यानी उसके अंदर मास है उस पार्टिकल्स के अंदर। यानी कुल मिला के अगर हम पार्टिकल्स बोले, ये पार्टिकल्स इधर जा रहा है तो इस पार्टिकल्स के अंदर मास है, इसको कैथोड रे बोला गया। इसके अंदर मास है क्योंकि पैडल को रोटेट कर रहा है और ये किधर डाइवर्ट हो रहा है, पॉजिटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया तो ये इलेक्ट्रिक पॉजिटिव की तरफ डेविएट हुआ। इसका मतलब उस पार्टिकल्स के अंदर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना मतलब पहले से फिजिक्स में आ चुका था कि माइनस जो है वो प्लस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाल लिया कि वो पार्टिकल जो है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, उसके अंदर मास भी है। ऐसा नहीं कि मास नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन के सामने हम कंपेयर नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन में मास नहीं होता है। ये समझ में आ गया? अब उसके अंदर फोर्थ पॉइंट, जो कैथोड रे है तो उस रे को बोल दिया गया कि उसके अंदर हो ना हो एक पार्टिकल्स है जिसके अंदर मास है और इलेक्ट्रॉन है, और वो पार्टिकल्स कहीं ना कहीं एटम से ही आया है, क्योंकि इसके अंदर एटम के अलावा कुछ था क्या, नहीं, केवल हाइड्रोजन गैस को लिया गया था, मतलब और भी गैस ले सकते हैं। तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन के, सॉरी एटम के, हाइड्रोजन के, तो ये जो रेडिएशन निकला है किसका रीजन है, कौन निकाल रहा है, रेडिएशन का कारण कौन है? तो रेडिएशन के कारण है कि एटम आयनाइज हुआ होगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा और इसी के वजह से कैथोड रे, एनोड रे मिलेगा। तो एनोड रे जे थॉमसन को नहीं मिल पाया था और इसके वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से एक रेडिएशन निकला और रेडिएशन को नाम दे दिया गया कैथोड रे और उसको बोल दिया गया स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट उसमें पूछेगा अवस्थी में, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। कैथोड रे इज नोन एज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें केवल इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है,
यानी इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो केवल इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, हालांकि नाम नहीं दिया गया है। तो कैथोड रे मिला, तो बाद में इसको स्टोनी ने इस पार्टिकल्स को नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन, और बता दिया गया कि एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। और इस चीज को प्रूफ भी दे दिया गया कि अगर नहीं डिवाइड किया गया होता तो सर्किट कैसे क्लोज हो गया, एटम्स तो करंट कैरी नहीं कर रहे हैं। उसका प्रूफ दे दिया गया कि यहां से यहां तक सर्किट किसने क्लोज किया, तो एटम्स टूटा होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट को क्लोज किया होगा। ठीक है, तो उस पार्टिकल्स का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन, और ये स्टोनी ने नाम रखा था। ठीक है, और पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और पार्टिकल्स के मास होता है। ठीक है, आगे एक्सपेरिमेंट। तो ये ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन किसने लिया, जे थॉमसन ने। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का सर्च किसको बोला जाता है, जे थॉमसन को। ये लगभग 1830 नहीं बोला था ना, 1813 का ये बात है, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद जे थॉमसन ने ही E/m का वैल्यू निकाला, यानी चार्ज बाई मास। ई का मतलब ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज बाई मास का रेशियो उसको एक ऑब्जर्वेशन से आया, एक ऑब्जर्वेशन से उसको चार्ज बाई मास का वैल्यू निकाला उसने। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये उसमें सिंगेज में E/m का वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने निकाला। लेकिन इसमें से 3 क्वेश्चन आता है, और मैं बता रहा हूं क्या क्वेश्चन आता है। जब उसने सेटअप बनाया E/m का रेशियो निकालने के लिए, उसने 3 चीज बताया। उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन या डेविएट हो रहे थे, जितना मास कम होगा उतना ही उसका डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जे थॉमसन ने जब E/m का रेशियो का वैल्यू निकाल रहा था, तो उसने 3 ऑब्जर्वेशन देखा और 3 कंक्लूजन फिर यहां आएगा। तो पहला ये बोला उसने कि जिस पार्टिकल्स का मास जितना कम होगा उतना ही, चाहे निगेटिव पार्टिकल्स हो चाहे पॉजिटिव पार्टिकल हो, जितना मास कम होगा उतना ही उसका डेविएशन यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। पहला ये पूछा जाता है और क्वेश्चन में देगा। दूसरा उसने ये बताया, यहां पर बस ये पूछ लिया जाता है कि E/m में क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया था उसने। दूसरा ये पूछ लिया जाता है कि जितना वो लाइटर होगा, जितना वो हल्का होगा, उतना ही उसका डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही वो ज्यादा डेविएट होगा। समझ में आ गया। तीसरा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को स्पीड दे दिया जाए, उसको मूव करा दिया जाए, तो तुम बताओ उसका मास ज्यादा हो जाएगा कि उसका मास कम हो जाएगा। बताओ, डायरेक्ट फाइनल बताओ, मेरे कंक्लूजन सही पकड़ो वही है। तो मेरे को ये बताओ, नॉर्मल ऐसे सोचो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को मोशन दे दिया जाए, स्पीड दे दिया जाए, तो उसका मास और बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो मैं इस चीज को बता दे रहा हूं और एक ही बार बता दूंगा कहां से लिखना है, तो ध्यान देना। एक फॉर्मूला आता है, स्पीड बढ़ेगा उसका वेट कम होता जाएगा, बरोबर। मास स्पीड बढ़ेगा तो उसका वेट कम होता जाएगा। देखो कैसे, एक इक्वेशन आता है m इक्वल टू मास है, m फॉर मास, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v बाई सी का। ये v जो है वो किसी भी पार्टिकल्स का मास है, और ये c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। और ये m नॉट जो है वो रेस्ट मास है, यानी जैसे ये मान लो मार्कर है, मार्कर अभी रेस्ट में है, तो रेस्ट में इसका मास क्या है, तो दैट इज नोन एज m नॉट। और जब इसको स्पीड दे दिया गया, ये भी इसको भी स्पीड देकर हम बता सकते हैं, जब इसको स्पीड दे दिया गया, इसमें वेलोसिटी आ गया, तो उस समय उसका मास क्या होगा,
तो ये मास वो वाला मास है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ये वो वाला मास है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, और ये वेलोसिटी है जितना वेलोसिटी से उसको फेंका गया है, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तुम लोग मालूम होगा कि आइंस्टीन मरते मरते क्या बोला था उसने बोला था कि हमें लाइट की स्पीड से चलना है। तो लाइट के स्पीड से जब चलेगा तो बताओ ये वेलोसिटी अपने आप को लाइट के स्पीड से जब जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, c, और c अपॉन c क्या हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और समथिंग उसका मास मान लो 60 किलो होगा या 70 किलो, एक्सपेरिमेंट करते करते घट गया होगा, तो मान लो 60 kg है, तो 60 kg अपॉन 0 क्या हो गया, यानी वो इनफाइनाइट होना चाहता था, वो हमेशा के लिए क्या अमर बनना चाहता था। इनफाइनाइट मास मतलब कभी उसका मास कम ही नहीं हो, जब उसका जब मास कम ही नहीं हो तो उसने यही बोला था कि हमें लाइट के स्पीड से चला दो। जब वो लाइट के स्पीड से चलता तो कभी उसका मास इनफाइनाइट मास होता उसका। तो मेरे को अब ये बताओ, छोड़ो उसका बाद, वो तो फिजिक्स में आएगा। अब मेरे को ये बताओ, ये टर्म समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, ये रेस्ट वाला मास है और ये मास जब स्पीड में गया तब वाला है। चल रेस्ट वाला मास तो हमने कंक्लूजन ले लिया कितना है समझ गए। अब मुझे ये बताओ कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो v बाई सी का वैल्यू क्या होगा, v बाई सी का वैल्यू बढ़ेगा ना, क्योंकि c तो फिक्स है। जब ऊपर वाला वैल्यू बढ़ता है तो टोटल वैल्यू क्या होगा, टोटल वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं, टोटल वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। जब टोटल वैल्यू बढ़ेगा और 1 में से उसको माइनस करना है, तो मान लो ऐसा है कि 1 में से हम 0.2 माइनस कर रहे हैं, 1 में से 0.3 माइनस कर रहे हैं, 1 में से 0.4 माइनस कर रहे हैं, 1 में से 0.5 माइनस कर रहे हैं, 1 में से 0.7 माइनस कर रहे हैं। तो मेरे को ये बताओ कि अगर ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, कम होता जाएगा ना। यानी अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, क्या होगा, घटेगा ना, सही बोल रहे हो ना। तो घटेगा तो टोटल वैल्यू क्या होगा, तुम बोले थे घटेगा, मैं इसको बता रहा हूं 1 मिनट, ये समझ में आ गया इतना। अब देखो मैं कंक्लूजन कर रहा हूं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था, ये सेटअप समझ में आ गया, कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया। उसके बाद है ई बाई एम का वैल्यू, मैं डायरेक्ट ई बाई एम का वैल्यू लिखवा दूंगा, ठीक है। ये तुम्हें हर चीज मिलेगा, अगर तुम्हें पास पीडीएफ है तो ओपन करना। और मैं इसको बता दूं तुम्हें कैसे कैसे लिखना है। पीडीएफ मिल गया ना, अब देखो पीडीएफ ओपन करना। अब पहला देखो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन तो लिखवा दिया मैंने। अब यहां से देखो कैथोड रे, कैथोड रे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला सारा पॉइंट लिख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ, वहां पर सेटअप बनाया हुआ है और वहां कैथोड रे का प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, वही वाला ऑब्जर्वेशन को प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को प्रॉपर्टीज बोल दिया गया। उसमें देखोगे 3 अलग अलग डायग्राम बनाया गया है, एक पैडल को रखा गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को रखा गया है, ठीक है, फिर एक में मैग्नेटिक फील्ड को रखा गया है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला गया, कैरेक्टरिस्टिक्स वही उसका कंक्लूजन, कैरेक्टरिस्टिक्स में देख भी सकते हो कि चार्ज वगैरह इतना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे जो है वो सेटअप राइट वाला क्यों लिखना है, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो में दिख रहा है ना वो, चार्ज टू मास रेशियो में हम पॉइंट को पढ़ रहे हैं, राइट साइड वाला को, चार्ज टू मास रेशियो वाला को पॉइंट को मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। राइट साइड वाला जो ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, राइट साइड वाला जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन पार्टिकल्स,
ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। ये जब E बाई एम का वैल्यू जे थॉमसन निकाला था उसका ऑब्जर्वेशन एक क्वेश्चन में जरूर आता है, स्टेटमेंट में, तो थ्योरेटिकल टाइप का ये चीजें, तो उसमें लिखा है ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर उस पार्टिकल्स पे मान लो इलेक्ट्रॉन ही है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। उसने ये सब सेटअप बना के वो कंक्लूजन लिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लाइटर द मास ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर विल बी डिफ्लेक्शन। जितना अगर लाइटर होगा उतना ही उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओरिजिनल पाथ इंक्रीज व्हेन वोल्टेज इंक्रीज। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे उसका डिफ्लेक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये 3 कंक्लूजन जे थॉमसन ने लिया था जब वो E बाई एम का वैल्यू निकाल रहा था इलेक्ट्रॉन के लिए। आखिर जब ये समझ में आ गया उस पार्टिकल्स पे चार्ज है तो कितना चार्ज है उसका सर्च करना पड़ेगा ना, कि ये केवल छोड़ दिया जाएगा कि चार्ज पार्टिकल है, कितना चार्ज है उस पर। हालांकि चार्ज के बारे में इसने नहीं बताया था, चार्ज के बारे में मुल्कन्स ने बताया था, तो इसको उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करते करते E बाई एम का वैल्यू निकला था उसको। ठीक है, तो E बाई एम का एक्सपेरिमेंट 3 ऑब्जर्वेशन लिखा, जितना लाइट पार्टिकल होगा उतना ही डेविएशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही डेविएशन ज्यादा होगा, जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना ही डेविएशन ज्यादा होगा। ये 3 ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन जे थॉमसन ने E बाई एम का वैल्यू निकालते समय उसने लिया था। अब E बाई एम का वैल्यू नीचे लिखा हुआ है, वो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, हमें वो निकालने के लिए नहीं है कि कैसे निकाला जाता है, हम डायरेक्ट उस वैल्यू को याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा as the velocity of electron increase, velocity of electron increase, a specific charge of the electron decrease due to increase in relative mass of electron। यही स्टेटमेंट तुम लोग को यहां मैं समझा रहा था। क्या चार्ज वाला भी छोड़ दो, रिलेटिव मास वाला को समझो। एज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जब इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ाने के बाद स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डिक्रीज ड्यू टू वाला पढ़ो, इंक्रीज इन रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स में स्पीड बढ़ा दिया जाता है तो उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब मास बढ़ेगा तो अब समझना ये वाला जो वैल्यू है E बाई एम का वैल्यू वो तो फिक्स होता है उसके लिए। E बाई एम का वैल्यू मान लो 10 है तो वो तो फिक्स है, तो जब ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा अपने, क्योंकि उसको कांस्टेंट लाना है ना। उसका जो वैल्यू है वो ये है, वो हमेशा फिक्स है। इसका E बाई एम का वैल्यू जो है वो फिक्स है 1.7588 इंटू 10 पावर कितना लिखा हुआ है, ये वाला लिख दे रहा हूं, 8 लिख दे रहा हूं कि कुलम, और ये 11 होगा, वहां पे 11 होगा ना है? अलग ही कुछ नहीं है, वो मिसप्रिंट हुआ है, वो वॉल्यूम का ही, वो तुम्हारा ये जो पेज है वॉल्यूम का है। तो कहने का मतलब ये वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो अगर ऑब्जेक्ट को स्पीड आएगा, जब ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन में स्पीड आएगा तो ये स्पीड के वजह से मास क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जब मास बढ़ेगा, ये वैल्यू फिक्स है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कम होगा। ये बढ़ेगा तो ये कम होना पड़ेगा ना, तब ना वैल्यू इतना आएगा, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है। मान लो ऐसे सोच लो कि x बाई वाई का वैल्यू जो है 10 है, हमें 10 हर बार लाना है, तो इसको वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये क्या होना पड़ेगा, इस मान लो 20/2 है, हमें 10 आ गया। अगर मान लो हमें 10 आना है और यहां पर हमने 5 कर दिया, तो ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये बढ़ेगा, ऊपर वाला बढ़ गया क्या, तो
तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर बढ़ गया तो ये वैल्यू लाने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो रहा है? इसका डिक्रीज हो रहा है। स्टेटमेंट को पढ़ना, नीचे देखो पहले। वो चार्ज स्पेसिफिक चार्ज है, नीचे पढ़ना। एक और वहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है, वही फॉर्मूला मैं यहां लिखा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, V इक्वल टू C, तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये जब दोनों बराबर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या वैल्यू होगा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना, द वैल्यू ऑफ E बाई एम ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, सॉरी नेचर ऑफ द गैस और नेचर ऑफ द कैथोड। इस कैथोड पे और इस गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। E बाई एम वैल्यू उस नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गया क्या? E बाई एम वैल्यू विल नॉट चेंज। जब हम इसमें अलग अलग गैस भरेंगे तो E बाई एम का वैल्यू चेंज नहीं होगा, और ये अवस्थी में क्वेश्चन मिलेगा। तो कैथोड रे में जो बोला जाए, कैथोड रे का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें E बाई एम वैल्यू गैस पे डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे नहीं, इसका E बाई एम का वैल्यू गैस पे डिपेंड नहीं करता है। E बाई एम को क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और मास नंबर। E बाई एम मतलब चार्ज अपॉन मास, ठीक है। ये स्पेसिफिक चार्ज के बारे में हम अलग से बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, यहां पर या तो सिंगेज, यहां पर सिंगेज में थ्योरी हो रहा है सारे, तो या तो पीडीएफ में जो भेजा उससे लिख लेना। देखो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट पैडल वाला है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाला है, और ये E बाई एम वाला है। तो कैथोड रे का प्रॉपर्टीज क्या क्या हुआ? कैथोड रे का प्रॉपर्टीज मैं यहाँ लिख के भेजा भी हूं, पेज नंबर उसी पेज पे देखना, लेफ्ट हैंड साइड जो ही पेज पढ़ रहा था। कैथोड रे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड रे कहां मूव करता है? कैथोड टू एनोड। दीज रे आर इनविजिबल, ये रे हमें दिखता नहीं है, यहां पर दिखेगा ग्लो करते हुए, बट बिहेवियर कैन बी हेल्प ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लुओरेसेंट और फास्फोरेंट मटेरियल। उस मटेरियल का नाम क्या है? ZnS, जिंक सल्फाइड, which glow when hit by them। नेक्स्ट है, these ray travel in a straight line in the absence of electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब तक नहीं हो तब तक ये क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस विल बी डेविएटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में कंक्लूजन में निकालेगा, कैथोड रे कंटेन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन, उस पार्टिकल्स का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। द नेचर ऑफ कैथोड रे इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल एंड नेचर ऑफ गैस, यानी E बाई एम विल ऑल्सो नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। हेंस इलेक्ट्रॉन आर कंसिडर्ड एज ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द ऑल एटम। इसलिए सारे एटम के अंदर ये मान लिया गया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होना तय है। उसके बाद है E बाई एम वैल्यू। तो इतना क्लियर हो गया, इतना कल लिख लेना। जहां थ्योरी पार्ट है